वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल की क्लास लेकर चल रहे थे और डीपली चीज़ों को हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से और स्टडी के माध्यम से देख रहे थे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है ग्रीन हाउस का प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं, और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको हम समझेंगे। इससे पहले हम जैव विविधता को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और किस प्रकार प्रभाव होता है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम कुछ समझते हैं कि किस प्रकार से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव डालता है हमारी पृथ्वी पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ओजोन मंडल में आकर रुक जाती हैं। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पराबैंगनी रुक जाती है। उसके बाद जो सिर्फ अवरक्त किरणें हैं, सौर विकिरण के रूप में हमारी पृथ्वी पर आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने पढ़ा होगा चालन और संवहन। ठीक है, चालन और संवहन द्वारा ये ऊष्मा वापस परिवर्तित होती है, परंतु यहाँ पर जो गैसों का आवरण है, ये गैसों का आवरण इस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। इसी कारण क्या कहते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही इन गैसों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब इस आवरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो ऊष्मा जो थोड़ी बहुत वापस जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाती है। ठीक है, ऊष्मा बजट अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसी को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इनमें कौन सी गैसों का मुख्य रोल होता है। ठीक है, तो वो गैसें हैं आपकी, मेन जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक कुछ हद सीमा तक। ठीक है, एक सीमा के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये किस रूप में नुकसान पहुंचाती है, वह अपना ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। सेकंड नंबर पर आती है मीथेन। ठीक है, थर्ड पर आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हमारा कंफ्यूजन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड में। नाइट्रस ऑक्साइड चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, इस तरह को याद रखिएगा, थर्ड पे ये आती है। और उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और अन्य का गैस 1% है। तो इस प्रकार ये हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है। इसमें जो ऑप्शन है, पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, गलत है। फिर यह है जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर ले जाने पर वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ये उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि यह संकलन किसके द्वारा दी गई थी। ये 1824 में 1824 में जोसेफ फूरियर के द्वारा यह संकल्पना दी गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है। तो ये जो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा, बहुत बार आपको फंसाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो कौन कौन सा योगदान देता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लगभग 66% और 16% मीथेन। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने थंबनेल में ऐड किया था और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड 66%, 16% आपके मीथेन हो जाती है। फिर आपके आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 7% अंत में, और अन्य 1%। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस का इफेक्ट करती है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कौन करती है। तो इस समय अगर आपका उत्तर देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है वह जलवाष्प। आप याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीजें प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, उत्सर्जन के फलस्वरूप पाई जाती है, ना ही मीथेन। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप देखेंगे। ठीक, ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो मीथेन भी उत्तरदायी है, जलवाष्प भी उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है, तो आर्गन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लगभग लगभग। तो आपको इसमें देखने की आपको कौन कौन से करने, ये तीनों नीचे वाले कर रहे हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ओके,
आगे देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 का प्रश्न है, इस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, तो इसको आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? तो इसका मुख्य काम ये होता है कि जो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, कि ये आपको कई तरह कन्फ्यूज करने के दिया यूपीएससी का प्रश्न है, इतना आसान तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हानिकारक और लाभदायक दोनों है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन की को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ठीक है, तो कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है या कार्बन निषेचन को? तो कौन सा रहेगा इसका? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। ठीक है, ओके, तो इसमें देखिए सर्वोत्तम वर्णन कौन करेगा? ठीक है, तो जो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें पादपों में तो वृद्धि होती है, इसमें तो नो डाउट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो विपरीत कंडीशन है वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। हमें सर्वोत्तम वर्णन देखना है कि कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से फायदा क्या है। ठीक है, नुकसान तो बहुत सारे हम जानते हैं, फायदा क्या है? तो ये पादपों की वृद्धि हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? ठीक है, तो प्रमुख कारकों की अगर बात करें तो देखते हैं जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसके कारण ही जलवायु जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन के जलवायु परिवर्तन हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्टों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है और ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तेल चालित स्वचालित की संख्या का विस्फोटन। ठीक है, तो आपको तेल चालित जो स्वचालित होते हैं उनका विस्फोटन। ठीक है, तो उससे भी बिल्कुल सही बात है। और इसी कारण आज वर्तमान में जो गवर्नमेंट हमारी वो हाइड्रोजन फ्यूल या फिर आप सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है, कि ताकि किसी तरह से हम 2070 तक, जैसे मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में वादा करके आए गए थे, 2070 तक हम लोग कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल बंद कर देंगे। तो उसी तवज्जो में हम लोग इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। ठीक है, थर्ड है सौर धधक में वृद्धि, ये गलत हो जाएगा। अत्यधिक वन उन्मूलन, ये ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण। ठीक है, आपने सुना होगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो पराली जलाने वाला कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है, जो पराली जलाई जाती है किसानों का, तो वो पराली जो होती है, धान के जो अवशेष होते हैं, धान के जब आपका फसल निकाल ली जाती है तो बाकी जो अवशेष होता है उसे पराली कहा जाता है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ पराली का। तो इन अवशेषों के दहन के फलस्वरूप कौन सी आपकी गैसें निकलती हैं, ये उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें ये सारी की सारी गैसें निकलती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, 2019 यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, ओके, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, ये भी यूपीएससी का प्रश्न है। धान के खेत, कोयले की खनन, आर्द्र भूमि, पालतू पशु। अच्छा, उनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है? तो उनमें से ऊपर जो आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से मीथेन का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको छांटना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ना धान के खेत से भी गैस निकलती है, पालतू पशु जो जुगाली करते हैं खाना खाने के बाद उससे भी मीथेन निकलती है, कोयले की खदान से भी निकलती है और आर्द्र भूमि से मीथेन गैस निकलती है। तो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हो जाएंगे। देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तरण होता है वो होता है आपका मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, सांद्रता में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वृद्धि हुई है, लेकिन वायुमंडल निचले भाग में नहीं रहती, कुछ मतलब पार्ट उसका जो है। तो उसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा, देखिए, वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। ठीक है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल,
आपका ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ठीक है। ध्रुवीय बर्फ सतर्क वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 20। और बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला कारण है चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन के कारण है। जैसे आपको मैंने बताया कि धान के खेत में मीथेन का उत्सर्जन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, आप जानते ही हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, ठीक है। ये संपर्क बेहतर हो गए हैं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये तो कम्युनिकेशन का चैप्टर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, जो आपके ग्लेशियर से पिघलने लगे हैं, बिल्कुल ठीक है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, ये भी ठीक है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान में सबसे पहले प्रभावित होगा, ठीक है। जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ग्रीन हाउस गैसें को जो तापमान बढ़ रहा है, तो उससे निश्चित रूप से सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के मंडल हैं, वो पिघलते हैं। उनके पिघलने से नदियों में बाढ़ आती है या अत्यधिक अतिवृष्टि होती है, और फिर उसका समुद्र का लेवल भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हमारी ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा? आर्कटिक एवं हिमलैंड में, ग्रीनलैंड में हिम चादर का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि वैश्विक तापमान से शुरुआत होती है आपकी ग्लेशियर आदि पिघलने से, फिर उनका वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर आपके बादल फटते हैं, वर्षा आती है, फिर ये कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये सारे के सारे बाद वाले चैप्टर हैं, केवल तूफान, केवल बवंडर, तो ये सारे के सारे बातें चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो उपयुक्त सही सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? अगर क्वेश्चन कहता है कि मान के चलिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है ही नहीं है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी निश्चित मात्रा में जो जरूरत है वो काम कर रही है और उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। -18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0.4 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप बदलना जानते हैं, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लोबी तापवृद्धि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा। ग्लोबी तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। अगला देखते हैं, यदि ग्लोबी तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, ठीक है। तो ऐसे 1 मीटर तक संभावित नहीं है, कुछ सेंटीमीटर की गणना की गई है, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अगर मेरे पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे क्या है कि कुछ मीटर 0.33, इसका जो अनुमान है, ये डाटा नोटेड है मेरे पास, 0.33 टू 0.45, ठीक है, मीटर, ठीक है, मीटर तक ये आपका अनुमान संभव है, ठीक है। तो 1 मीटर ना होगा, ये 1 मीटर से आधे मीटर से भी कम का तापमान 2070 तक उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो ये आप आंकड़ा नोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये संभव है। और अगला है कि संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी द्वीप जो है वो डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन सी जो है बेस्ट ऑप्शन, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस 2002 का यूपीएससी लेवल का प्रश्न बना रखा है इन्होंने, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, ठीक है। किसी एक आध प्रश्न में डाउट हुआ है तो आप कमेंट करके इसका कारण जान सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए फिर स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।